ज्ञानवापी के 8 तय खाने खोलने पर एसआई सर्वे पर जो आज की सुनवाई। आज हिंदू पक्ष की पक्षकार राकेश सिंह का दावा, बंद तहखानों के अंदर मिलेंगे मंदिर के कई साक्ष्य और संपदा। एमएलए इरफान आगजनी केस में आज आ सकता है फैसला। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की हो सकती है सजा। अगर सजा हुई तो छिन जाएगी विधायकी। आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर। मां लक्ष्मी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर एफआईआर की गई। बरसाना की लठमार होली में भीड़ से हालात बेकाबू। भगदड़ में चीखे बच्चे, कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। काशी विश्वनाथ धाम में टूटे सारे रिकॉर्ड। न सावन न शिवरात्रि, सामान्य दिन में 5 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने दर्शन किए। बिना लाइसेंस घर में मिला कुत्ता बिल्ली, 5,000 का लगेगा जुर्माना। पालतू पशु से भी धोना पड़ेगा हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। रुक कर लेते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर है। आईएएस संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह का पद हटाया गया है। प्रमुख सचिव गृह पद से संजय प्रसाद को हटाया गया है। प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे संजय प्रसाद। गृह सचिव के लिए यूपी से 3 नाम जो है वो पैनल को भेजे गए हैं। संजय प्रसाद के हटाने से पंचम तल में नया कार्य विभाजन। सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी को भेजा गया है नाम। आलोक प्रसाद और मनोज सिंह का नाम भेजा गया है। यूपी नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने भेजा है नाम। निर्वाचन आयोग की तरफ से संजय प्रसाद की जगह तय होंगे अफसर। सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी का नाम, आलोक प्रसाद और मनोज सिंह का नाम भेजा गया। सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी का नाम भेजा गया है। आलोक प्रसाद, मनोज सिंह का भी नाम भेजा गया है। यूपी नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने नाम भेजा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से संजय प्रसाद की जगह तय होंगे अफसर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस संजय प्रसाद से प्रमुख सचिव गृह का पद हटाया गया है। प्रमुख सचिव गृह पद से संजय प्रसाद हटाए गए हैं। प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे संजय प्रसाद। गृह सचिव के लिए यूपी से 3 नामों को भेजा गया है पैनल पर। संजय प्रसाद के हटने से पंचम तल में नया कार्य विभाजन होगा। सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी को भेजा गया है नाम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप मिश्रा राजधानी लखनऊ से। संदीप, संजय प्रसाद को उनके जो पदभार था उससे मुक्त किया गया है और नए 3 लोगों के नाम भेजे गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से सभी कई राज्यों के जो है ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो उनके प्रमुख सचिवों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। वैसे में इसमें अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को हटाया गया। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव सूचना जो बने रहेंगे, जो उनके पास 3-4 चार्ज हुआ करते थे। समझने वाली बात है कि कई चार्जों को उनके चार्ज था। इसके बाद में प्रमुख सचिव गृह जो है उसका चार्ज उनसे हटा दिया गया है और प्रमुख सचिव सूचना जो है वो बने रहेंगे। साथ ही साथ गृह सचिव के यूपी के जो 3 नाम हैं उन पे चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। उनको बनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। हम सीनियर आईएएस की अगर बात करते हैं तो आईएएस देवेश चतुर्वेदी है, उनके नाम पे चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ आलोक प्रसाद है, उन पे चर्चा हो रही है। साथ ही साथ यूपीडा में है मनोज सिंह, उनके नाम पे चर्चा हो रही है। तो लगातार इन नामों पर चर्चा की जा रही है। नियुक्ति विभाग लगातार जो है लगा हुआ कार्मिक विभाग कि कैसे कितनी जल्दी इन नामों की घोषणा की जाए, क्योंकि अभी तक के जो चार्ज है उसको लेकर के लगातार जो है सिलसिला बना हुआ है। नामों पे चर्चा तेज हो रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से संजय प्रसाद को हटाने का संजय प्रसाद को कार्यों में लापरवाही के चलते हटाया गया है या फिर कोई और वजह है?
देखिए, निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि इनको हटाया जाए और इनको इनकी वजह से जो काम है उनमें बाधा हो रही है। तो निर्वाचन आयोग ने जो पत्र लिखा था उसकी वजह से इन्हें हटाया गया है और साफ तौर पे काम पे लापरवाही ऐसा कोई नहीं कारण जो बताया गया उसमें, लेकिन साफ है कि निर्वाचन आयोग पर शिकायत हुई है। निर्वाचन आयोग ने जब शिकायत को संज्ञान लिया है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, आपका और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। गृह सचिव के लिए यूपी से 3 नामों को भेजा गया है पैनल पर। संजय प्रसाद को हटाने से पंचम तल में नया विभाजन कार्य होगा। सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी का नाम भेजा गया है पैनल को। आलोक प्रसाद और मनोज सिंह का भी नाम पैनल को भेजा गया है। यूपी नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने भेजा है नाम। यूपी पुलिस में तैनात दीवान का वीडियो वायरल हो रहा है। तैनात दीवान चौकी के अंदर शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शराब के नशे में धुत दीवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी के अंदर नशे में धुत दिख रहा है दीवान। तोपखाना चौकी के अंदर का ये बताया जा रहा है पूरा मामला। वायरल वीडियो में दीवान शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है। युवक को दीवान की बेटी और दीवान ने धमकी दी है। मेरी हिम्मत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप छुपा दीवान की बेटी का भी वीडियो वायरल हुआ है। त्रिलोकी बलियान बताया जा रहा है दीवान का नाम। आप बनाइए। हाँ, वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं, गाली दे रहा है ना वो। मैं समझा लूंगी अपने पापा को, मुझे आता है उनके तबीयत खराब। इनको समझा भी प्राइवेट सेक्टर में तबाही मचा दूंगी। पुलिस वाले की लड़की हूँ, मेरे दादी खानदान पुलिस में दरोगा है। मोहतरमा, SIT के याद रखे ना। यूपी पुलिस में तैनात दीवान का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में दीवान शराब पीते हुए नजर आ रहा है। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीआरपी पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से गैंगस्टर बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जीआरपी पुलिस को देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जीआरपी पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता देते हैं कि आरोपी बदमाश के खिलाफ 13 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीआरपी पुलिस को देख बदमाश ने फायरिंग की थी। जीआरपी पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश को गोली लगी है। आरोपी बदमाश के खिलाफ पहले से 13 मुकदमे दर्ज है। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीआरपी पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। जीआरपी पुलिस को देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों में एक ऐसे मुठभेड़ हुई थी जिसमें आशिफ नाम का एक व्यक्ति मुठभेड़ में पकड़ा गया था। और आज भी इसी तरह से हमारे मुखबिर ने सूचना दिया, जो कि वही कटघर क्षेत्र में कि ये जो महेश साहू है और ये सूरज साहू का मामा है और ये इसका एक गैंग है। उस गैंग में ये बहुत ही गैंग का लीडर है और इसके खिलाफ जो है 13 मुकदमे जो कि मुरादाबाद, लखनऊ तथा सुल्तानपुर में दर्ज हैं और यहाँ से ये गैंगस्टर का अभियुक्त रहा है। अभी ये जेल से 1.5 महीने पहले छूटा है और सुल्तानपुर का ये हिस्ट्री शीटर है।
इसका काम ये है कि ये लोगों को खाने की चीज़ों में, चाय में जहर की गोलियां देता है, जिससे वो नशे में हो जाते फिर लूट करता है। कानपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर खेल खेल में छात्रा ने फांसी लगाई है। 8 साल की छात्रा की मौत से मचा है हड़कंप। घटना की सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी है। गुजानी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 इलाके का ये पूरा मामला है। गुजानी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 इलाके का ये पूरा मामला है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेल खेल में छात्रा ने फांसी लगाई है। छात्रा की मौत हुई है। 8 वर्षीय छात्रा की मौत से हड़कंप मचा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुजानी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। उज्जैनी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 इलाके में एक छात्रा ने खेल खेल में फांसी लगाई है। छात्रा की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हमारे यहाँ ऊपर किराए पे महेश रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी मीनाक्षी, उम्र 8 साल। ऊपर खेल खेल में उसने फंदा लगा लिया और खेल तखत से गिर गई तो फांसी लग गई उसके। छोटी बेटी थी सोनाक्षी, वो बगल में पड़ रही थी। जब वो पानी पीने के लिए ऊपर गई तब उसको एक घटना पता चली। तब वो नीचे आके उसने बताया कि मेरी बहन ने फांसी लगा दी। तब तक बगल में मोहल्ले में सबको पता चला तो सब लोग ऊपर जाके देखे तो फांसी लगा ली, तो ख़त्म हो गई थी। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर से खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोमती नगर के 3 दुकानों में भीषण आग लगी है। रजाई, गद्दे, कोल्हू और अंडे की दुकान में आग लगी है। दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास करे। गोमती नगर के खरगप और गीतापुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रजाई, गद्दे, कोल्हू और अंडे की दुकान में आग लगी है। दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हुआ है। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। गोमती नगर के खरगापुर गीतापुरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगने से 3 दुकानों में रखा पूरा सामान जलकर राख हुआ है। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लखनऊ के गोमती नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 दुकानों में आग लग गई है। गोमती नगर के खरगापुर गीतापुरी में 3 दुकानों में आग लगी है और आग लगने से तीनों दुकान का सामान जलकर राख हो गया है। वही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बरेली में रेप के आरोपी का स्केच जारी किया गया है। आरोपी को अब तक नहीं गिरफ्तार किया जा चुका है। 7 साल की बच्ची से युवक ने रेप किया था। आरोपी के खिलाफ नवाबगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्ची के बताए हुलिये के आधार पर स्केच तैयार कर चस्पा किया गया है। जगह जगह पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्केच जारी की है और अपील की है कि स्केच में दिखाए गए व्यक्ति के मिलने पर पुलिस को सूचना दी जाए। नवाबगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेप के आरोपी का स्केच जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से आरोपी की अब तक नहीं हो सकी है गिरफ्तारी, जिसके बाद पुलिस ने स्केच जारी किया है। 7 साल की बच्ची के साथ आरोपी ने रेप किया था। आरोपी के खिलाफ नवाबगंज थाना में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से पुलिस प्रशासन की तरफ से आरोपी का स्केच जारी किया गया है। बच्चे के बताए गए हुलिये के मुताबिक पुलिस की तरफ से स्केच बनवाया गया है और जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस की तरफ से अपील की गई है कि स्केच में दिखाए गए व्यक्ति के मिलने पर पुलिस को सूचना दी जाए। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ब्रज की होली मशहूर है। बसंत पंचमी पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में रंग गुलाल के साथ आज ये होली उत्सव शुरू हो गया है। 40 दिन चलने वाले इस होली उत्सव में बरसाने की लठमार होली लेकर मथुरा और वृंदावन में गोबर, मिट्टी और रंगों की होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। देश भर को हफ्ते भर बाद आने वाली होली का इंतजार है, लेकिन मथुरा में बसंत पंचमी के बाद से ही गुलाल खेलना शुरू हो चुका है। लोग हर रोज रंगों का त्योहार पूरे उत्साह से मना रहे हैं। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में रविवार को सभी उम्र के श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के पुजारियों ने प्रसाद के रूप में उन पर गुलाल बरसाया। अब आ रही है हमारी रंग भरनी एकादशी। तो रंग भरनी एकादशी को क्या होगा कि ठाकुर जी जैसे विशेष श्रृंगार धारण करते हैं, उस दिन जैसे हमारे राधा वल्लभ लाल है वो मुकुट धारण करते हैं। बाकी दिन टिपारे धारण होते हैं, लेकिन जो अपनी एकादशी होती है उस दिन मुकुट और कटिकाचनी धारण करते हैं। और विशेष श्रृंगार जो गुरु गादी सेवा है उस पर विशेष श्रृंगार होता है, उस पर पाग के साथ में उनके टिपारे और मुकुट धारण कराया जाता है, जो कि संध्या के समय हमारे ठाकुर जी धारण कर लेते हैं। तो ये एकादशी को विशेष श्रृंगार होता है। मथुरा वृंदावन को ब्रजभूमि भी कहते हैं। यहाँ होली बड़े उत्साह से मनाई जाती है। पारंपरिक रूप से ये जगह भगवान कृष्ण से जुड़ी है। पौराणिक कहानियों में श्री कृष्ण का होली के साथ नजदीकी रिश्ता है। देश भर में होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने के लिए तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ने 2024 में सभी 80 सीटों पर विजय हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं चुनाव के लिए लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे अहम पूर्वांचल की सीटों पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। यूपी की राजनीति के लिहाज से अगर हम देखें तो 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम रहा था। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के प्रदेश की 2 सबसे बड़ी सियासी अदावत वाली पार्टियां सपा बसपा ने हाथ मिला लिया था। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि मायावती और अखिलेश कभी एक साथ एक मंच पर आएंगे, लेकिन 2019 के आम चुनाव में यूपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि गठबंधन हवा हो गया। वहीं कांग्रेस का तो बुरा हाल हो गया था, लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया था। 2014 में पूर्वांचल में एक तरफा जीत पाने वाली बीजेपी की आंधी सुस्त पड़ गई थी। ऐसे में 2024 में पूर्वांचल की 27 सीटों पर किसका सिक्का चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। हर सियासी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश पर नजर गड़ाए हुए है। 543 सीटों के लिए 7 चरण में मतदान पूरे देश में होना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भी 7 चरण में वोटिंग होनी है। मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। यूपी के मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबकी नजर यूपी के पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों पर 2 चरण में होने वाले चुनाव पर रहेगी। कहते हैं जिसने पूर्वांचल फतेह कर लिया वो यूपी की सत्ता पर आ जाता है, और जो यूपी की सत्ता में बैठा वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाता है। ऐसे में पूर्वांचल फतेह के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बता दें कि पूर्वांचल में ही वाराणसी लोकसभा सीट आती है,
जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि पूर्वांचल की 27 सीटों पर 2 चरणों छठे और 7वें चरण में चुनाव होने वाला है। छठे चरण में 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। 7वें चरण में 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होगी। यूपी में पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर नजर डालें, 27 सीटों वाले पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो 3 दशक तक या यूं कहें पिछले 7 लोकसभा चुनाव में भाजपा सपा बसपा के बीच कांटे की चक्कर रही है। कहीं पार्टी भारी पड़ती है तो कहीं कैंडिडेट अपने दम पर चुनावी बाजी मार ले जाते हैं। कुछ सीटों पर बसपा ने सबसे अधिक बार जीत दर्ज की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में सभी सीटें जीती थी। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन हुआ, लेकिन विपक्ष की सारी गणित भाजपा लहर में छिन्न भिन्न हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। 2019 में बीजेपी की सुनामी पूर्वांचल में धीमी पड़ गई। पूर्वांचल में बीजेपी महज 17 सीटें ही जीत सकी। 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों ने जीती। गठबंधन फेल होने से 2022 में सभी दल अलग अलग हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश पे टिकी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी में है। 2024 में बीजेपी ने सभी 80 सीटों पर विजय हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए पूरा जोर लगा चुके हैं। ऐसे में इस बार पूर्वांचल में किसका डंका बजेगा ये तो मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन क्या पूर्वांचल में इस बार कमल खिलेगा या विपक्ष के गठबंधन की आंधी में कमल उड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। चुनाव के रणभेरी बज चुके हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। इसके तहत 19 अप्रैल को मतदान के बाद 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। हालांकि भाजपा चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। इसके साथ ही भाजपा अपने विरोधी दलों पर भी नेताओं को शामिल कराने के मामले में भारी पड़ रही है। हाल ही में कांग्रेस, यूकेडी, आप समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी के भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान एक विधायक, 4 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद प्रत्याशी और 2 विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल को खिलाने के लिए भाजपा से जुड़ गए। खास बात यह है कि ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने अपने त्यागपत्र में महज 2 लाइन में ही व्यक्तिगत कारणों से प्राथमिक सदस्यता छोड़ने की जानकारी दी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्यागपत्र के साथ हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे के न्यूज इंडिया।